नमस्कार दोस्तों, मायरा स्टोरी सफ़र चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है षड्यंत्र। आज सुबह सुबह जब प्रकाश अपने पालतू कुत्तों को घुमाकर जब घर लौटा तो उसकी पत्नी सुधा जो बर्तन धो रही थी, गुस्से में एक एक करके बर्तन पटकने लगी। अरे क्या हुआ सुधा, किस बात से नाराज़ हो? प्रकाश ने पूछा तो सुधा मुँह बनाते हुए बोली, जाने हमारे दिन कब बदलेंगे। सब लोग छुट्टियां मनाने दूसरे देश घूमने की फिरने जाते हैं और एक हम हैं जिन्होंने इंडिया भी पूरा नहीं देखा। कितने दिनों से वादा करते आए हो कि हम भी बाकी लोगों की तरह कहीं बाहर घूमने जाएंगे। हमारे बच्चे गोलू और पिंकी भी कितनी बार कह चुके हैं, लेकिन आप हैं जो टस से मस नहीं होते। सुधा बोलती जा रही थी, लेकिन प्रकाश को अपनी पत्नी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे नज़रअंदाज करते हुए वह चुपचाप अखबार पढ़ने बैठ गया। फिर सुधा बोली, कल की मेरी सहेली का फ़ोन आया था, फ्रांस घूमने गए हैं वो लोग। यह देखो, एफिल टावर की ऊंचाई से फ़ोटो खिंचाकर भेजा है। मुझे क्या नज़ारा दिखता है। ऊपर से सोचो, अगर फ़ोटो में इतना खूबसूरत नज़ारा है तो सामने से देखने में कितना मज़ा आता होगा। सुधा ने अपने मोबाइल में फ़ोटो को दिखाते हुए अपने पति प्रकाश से कहा तो प्रकाश बोला, अरे सुधा, इन हाई सोसाइटी के लोग हैं, इनका क्या कहना। उनकी जो इच्छा होती है उन पर लाखों खर्च कर देते हैं, उनसे हमारा क्या मुकाबला। ऐसी सहेलियों से तो दूरी बनाना ही बेहतर है, जो अपनी फ़ोटो दिखा दिखा कर दूसरों के घरों में आग लगाती फिरे। प्रकाश ने कहा तो सुधा अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए बोली, अरे मैं कहाँ पेरिस जाने को कह रही हूँ, कम से कम इंडिया तो घूम ही सकते हैं हम लोग। लेकिन तुम्हें मेरे कहने का फ़र्क कहाँ पड़ता है। जो मर्जी बोलती रहूं, आपको तो इत्मीनान से अपनी अखबार पढ़ने से मतलब है। इस मुई अखबार से तो फुर्सत मिले तो कुछ सोचोगे ना, सुधा ने गुस्से से कहा। तो प्रकाश बोला, अरे तुम मेरी अखबार के साथ सोतन सा व्यवहार क्यों करती हो। बच्चों की गर्मियों की छुट्टी तो आने दो, सोचेंगे इस बारे में। ऐसा कहकर प्रकाश ने बातों को टाल दिया। कुछ दिन शांति से बीते, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन प्रकाश जब ऑफिस से घर लौटा तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। निराशा और उदासी उसके चेहरे से साफ साफ झलक रही थी। उसे देखकर सुधा परेशान हो गई और बोली, अरे क्या हुआ, आप ठीक तो हैं ना, ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? अरे बताओगे तो? अरे बताते क्यों नहीं, मेरी जान निकली जा रही है। तो प्रकाश बोला, बताने को अब कुछ बचा ही कहाँ, तुम खुद ही देख लो। ऐसा कहते हुए प्रकाश ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला तो बच्चों ने प्रश्न सूचक निगाहों के साथ लिफाफा खोल कर देखा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर सुधा बेचैनी से बोली, अरे कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? किसी ने कुछ नहीं बोला। तो सुधा ने वह लेटर लिया और पढ़ने लगी तो आश्चर्यचकित रह गई। चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अविश्वसनीय भाव भ्रमित से उसने प्रकाश की ओर देखा और बोल उठी, सच में आपका प्रमोशन हो गया? तो प्रकाश मुस्कुराते हुए बोला, श्रीमती जी, बस प्रमोशन ही नहीं, कंपनी की तरफ से 5 लाख का बोनस और फ़ौरन घूमने के लिए फैमिली टूर पैकेज मिला है। यह सुनकर सुधा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। फिर प्रकाश ने कहा, तो मैडम कैसा लगा हमारा सरप्राइज? चाहे देर से ही सही, लेकिन आपकी ख्वाहिश तो पूरी कर ही देगा आपका निठल्ला पति। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो दोनों बच्चे बोल उठे, यू आर वर्ल्ड बेस्ट पापा, हम भी अपने दोस्तों को बताने जा रहे हैं। कहते हुए दोनों बच्चे दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गए। फिर सुधा ने उत्साहित होते हुए पूछा, अच्छा यह तो बताइए कि हमें जाना कब है? बस अगले हफ्ते ही फ़्लाइट है, इसका मतलब तैयारी के लिए सिर्फ 7 दिन है हमारे पास। सोचते हुए सुधा रसोई घर में खाना बनाने चली गई। रात के डिनर के समय भी विदेश घूमने की बात चल रही थी। तभी प्रकाश बोला, मैं कल बैंक से पैसे निकलवा कर ले आऊँ, तुम लोग अपने सामान की लिस्ट तैयार कर लो, जिसे जो कुछ खरीदना है कल ही खरीद ले आएं। प्रकाश के इतना कहते ही
प्रकाश के इतना कहने की देर थी कि बच्चे अपनी अपनी फरमाइश बताने लगे। हमेशा की तरह दोनों बच्चों को बोलते देख उनका कुत्ता टाइगर भी भौंकने लगा। उसी समय प्रकाश और सुधा का ध्यान उनके कुत्ते की ओर गया और दोनों एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। फिर प्रकाश बोला, सुधा, हम विदेश जाएंगे तो टाइगर को कहाँ छोड़ेंगे? फिर सुधा भी सोच में पड़ गई और बोली, इस बात का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। सब लोग सोच विचार में पड़ गए। फिर आखिर क्या किया जाए? तभी बच्चे बोल उठे, मम्मी, टाइगर को नानी के घर छोड़ देते हैं। इससे पहले कि सुधा कुछ कहती, बच्चे ने तुरंत नानी को फ़ोन लगाकर अपनी मम्मी को थमा दिया। कैसी हो माँ? दूसरी ओर से उनकी माँ की आवाज़ आई। मैं ठीक हूँ बेटी, तुम सब कैसी हो? हाँ माँ, हम सब ठीक हैं। दरअसल हम लोग विदेश घूमने जा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि टाइगर को कहाँ छोड़ें। अगर आप कुछ दिनों के लिए उसे रख लेती तो। सुधा की बात सुनकर उसकी माँ बोल उठी, वह क्या है ना, कुछ दिनों के लिए तेरी भाभी मायके गई हैं और मेरे घुटने में भी दर्द रहता है, इसलिए मुझसे तो यह काम नहीं हो पाएगा। फिर कुछ सोचकर उसकी माँ ने कहा, अरे हाँ, याद आया, जब भी हमारे पड़ोसी विदेश जाते हैं तो अपने कुत्ते को डाक केयर सेंटर पर छोड़ देते हैं। तुम लोग पता करो ना। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। ऐसा कहकर सुधा ने बुझे मन से फ़ोन रख दिया। अगले दिन प्रकाश ने आसपास के डाक केयर सेंटर पर जाकर पता किया, लेकिन निराश होकर घर लौटा। अरे प्रकाश, टाइगर को कहीं छोड़ने का इंतज़ाम हुआ या नहीं? सुधा ने पूछा। तो प्रकाश बोला, नहीं सुधा, डाक केयर सेंटर में तो कम से कम एक दिन के 1000 रुपये लगेंगे। अरे बाप रे, इतने पैसे? सुधा ने हैरानी से पूछा। तो प्रकाश बोला, और नहीं तो क्या, ऊपर से हम इतने दिनों के लिए बाहर जाएंगे, घर की सिक्योरिटी के लिए भी कोई गार्ड चाहिए होगा, वह भी कम से कम एक दिन का 1000 लेगा और एक महीने के हिसाब से बहुत खर्च बढ़ जाएगा। यह बात सुनकर सुधा और दोनों बच्चे भी परेशान हो गए। फिर प्रकाश बोला, अगर कोई इंतज़ाम ना हुआ तो हमें विदेश जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। यह सुनते ही उनका बेटा गोलू बोला, मुझे पता था पापा ऐसे ही करेंगे, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। ऐसा कहकर नाराज़ होकर वह अपने कमरे में चला गया। फिर सुधा बोली, क्यों ना गांव से आपकी माँ को बुला लिया जाए। प्रकाश बोला, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ यहाँ आकर कैसे रह सकती हैं, वह भी अकेली? तो सुधा ने कहा, अरे प्रकाश, एक बार सोचो तो सही, आपकी माँ यहाँ आ जाएगी तो ना तो घर की सिक्योरिटी के लिए गार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही टाइगर की देखभाल के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। लगे हाथ घर में रखे पौधों को भी पानी दे दिया करेगी। सुधा की बात सुनकर प्रकाश बोला, अच्छा, लेकिन सुधा, तुम्हें तो मेरी माँ फूटी आँख नहीं सुहाती थी, जिस कारण हमने उन्हें यहाँ बुलाया तक नहीं। हम यहाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं और वह बेचारी अकेली गांव में रहती है, और आज हमें जब यहाँ ज़रूरत पड़ी तब हम उनको यहाँ बुला लें, यह तो अच्छी बात नहीं है ना। तो सुधा बोली, वो सब मैं नहीं जानती, वैसे भी हम थोड़ी ना उन्हें बताने वाले हैं कि हम उन्हें अपने घर और टाइगर की रखवाली के लिए बुला रहे हैं। तुम बस अपनी माँ को फ़ोन लगाओ, मैं सब संभाल लूँगी। कहते हुए सुधा ने प्रकाश के हाथ से मोबाइल थाम लिया। हेलो, प्रणाम माँ, कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ बेटा, अभी मैं बैठे बैठे तुम सबको ही याद कर रही थी, जानकी देवी ने कहा। तो प्रकाश बोला, अच्छा माँ, इतनी याद आ रही थी तो कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आती। तो जानकी जी बोली, अरे नहीं बेटा, तुम ही सुधा और बच्चों को लेकर किसी दिन मुझसे मिलने आ जाओ, मेरा आना तो संभव नहीं है। तभी प्रकाश के हाथ से फ़ोन लेते हुए सुधा बोली, अरे माँ जी, सारा प्यार आप उन गांव वालों पर लुटा देंगी तो हमारे लिए क्या बचेगा? आपके पोता पोती को भी आपके प्यार की ज़रूरत है। अरे बहू, मैं तो हमेशा तुमको मन ही मन आशीर्वाद देती रहती हूँ, जानकी जी ने कहा। तो सुधा बोली, ऐसे दूर से आशीर्वाद देने से क्या होगा अम्मा जी, आपके बच्चों को आपके प्यार और साथ की ज़रूरत है। कल आपके पोता पोती भी आपको बहुत याद कर रहे थे। गोलू को तो आपकी बड़ी याद आ रही थी। गोलू तो आपको याद करते हुए रोने ही लगा।
अब बच्चे जिद पकड़ कर बैठे हैं कि उन्हें अपनी छुट्टी दादी के साथ ही बिताना है। इसलिए मैं तो कहती हूँ आज ही अपने कपड़े पैक कीजिए और ट्रेन पकड़कर यहाँ चली आइए। इतने सालों बाद बहू ने इतने हक से बात की और इतने प्यार से अपने घर बुलाया, यह देखकर ही जानकी जी मन ही मन फूली नहीं समाई। वह खुद को रोक न पाई और बड़ी खुशी से बेटा बहू के घर जाने की तैयारी करने लगी। करीब 2 वर्ष पहले जानकी जी के पति का देहांत हुआ था। जब वे जीवित थे तो पूरे परिवार में उनका बहुत मान सम्मान हुआ करता था। यूँ तो सरल स्वभाव की जानकी जी पति के जाने के बाद गांव में अपने घर में अकेले रहती थी, लेकिन गांव के सभी लोग उनका पूरा ख्याल रखते थे। यहाँ तक कि गांव के बच्चे भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे। अक्सर उनके पास आकर बच्चे कहानियाँ सुना करते थे। गांव में किसी को कोई भी दुख तकलीफ़ होती तो जानकी जी हमेशा उनकी मदद करने को तैयार रहती और इसी कारण गांव के हर व्यक्ति के दिल में उनके लिए प्यार और सम्मान था। उनके पति के पेंशन आती थी जो महीने भर का खर्च निकालने के लिए काफ़ी था। बेटे बहू के घर जाने के लिए जानकी जी ने बड़ी खुशी से बेसन के लड्डू, खोया बर्फ़ी और कुछ नमकीन स्नैक्स बना लिए। अपनी मदद के लिए उन्होंने पड़ोसन को भी बुला लिया। अगले दिन अपने घर की जिम्मेदारियां गांव के लोगों को सौंपकर जानकी जी ट्रेन में बैठ गई और लगभग 2 घंटे के सफ़र के बाद बेटे के शहर पहुंच गई। स्टेशन पर पहुंची तो देखा उनके बेटे बहू और पोता पोती बेसब्र से उनका इंतज़ार कर रहे थे। वे ट्रेन से उतरी और बेटा बहू ने पाँव छूकर उनके आशीर्वाद लिया। दोनों बच्चे भी दौड़ते हुए आए, दादी दादी कहते हुए उनसे लिपट गए। अपने बच्चों का प्यार और अपनापन देखकर जानकी जी तो बस उन्हें आशीर्वाद ही देती जा रही थी। सब लोग गाड़ी से बाहर पहुँचे और घर का दरवाज़ा खोला तो अपने सामने किसी अनजान व्यक्ति को देखकर टाइगर उन पर भौंकने लगा, लेकिन जानकी जी ने उसे बड़े प्यार से सहलाया तो वह बिल्कुल शांत हो गया। यह देखकर सुधा तो ऐसे खुश हो गई जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। आखिर उसके जाने के बाद टाइगर को जानकी जी को ही देखना था। गांव में सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली जानकी बेटा बहू के घर तरह तरह की सुख सुविधाएं देखकर हैरान थी। प्रकाश उनका हर तरीके से ख्याल रख रहा था, तो वहीं दोनों बच्चों ने भी अपनी दादी का खूब मन लगाकर ख्याल रखा। 3-4 दिन ऐसे ही चला। फिर एक दिन सुधा जानकी जी को घर का सारा काम समझाने लगी। टाइगर को खाने में क्या पसंद है, उसका खाना कहाँ रखा है, घर का राशन का सामान कहाँ रखा है, वगैरह वगैरह। फिर बोली, और हाँ माँ जी, सुबह शाम टाइगर को पार्क में सैर करवाने के लिए ले जाना, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और टाइगर भी घर में गंदगी नहीं फैलाएगा। उनकी बातें सुनते हुए जानकी जी तभी प्रश्नवाचक निगाहों से सुधा की ओर देखने लगी। फिर थोड़ी देर बाद बोली, अच्छा क्या बहू, जो मुझे सब कुछ बता दिया, अब तुम देखना मैं तुम लोगों का स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाऊंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं गांव से तुम लोगों के लिए अपने हाथों से लड्डू और बर्फ़ी बनाकर लाई हूँ, अभी लेकर आती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। कहते हुए वे अपने बैग से सामान निकाल कर ले आई और खुशी से गोलू और पिंकी को खिलाने लगी। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ अटैची और बैग रखे थे। देखते ही उन्होंने हैरानी से पूछा, यह क्या बहू, कहीं जा रहे हो क्या? तभी सुधा हड़बड़ाते हुए बोली, माँ जी वो क्या है ना, आपके बेटे को ऑफिस के काम से विदेश जाना है। तो बच्चों ने भी रट पकड़ ली कि वह भी विदेश घूमने जाना चाहते हैं, इसलिए हम भी उनके साथ ही जा रहे हैं, तो कुछ दिन आप घर का ख्याल रखिएगा। लेकिन जानकी जी यह सुनकर और भी अचंभित हो गई। तो प्रकाश बोला, क्या है ना माँ, अचानक ही प्रोग्राम बन गया, हमें कल सुबह ही निकलना है, तो आप सब कुछ संभाल लेना, हम 10-12 दिन में वापस आ जाएंगे। ऐसा कहकर सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लग गए और अगली सुबह जानकी जी को टाइगर के साथ छोड़कर वे सब एयरपोर्ट के लिए निकल गए। यह देखकर जानकी जी को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, यह सोचकर उन्होंने अपने मन को समझा लिया। सुबह नहा धोकर उन्होंने टाइगर को भी बड़े प्यार से नहलाया। सुधा के बताए अनुसार उन्होंने टाइगर का खाना उसके बर्तन में डाल दिया
और फिर अपने खाने की थाली भी वहीं लेकर बैठ गई। लेकिन टाइगर खाना खाने को तैयार ही नहीं था। शायद सभी लोग के चले जाने के कारण उदास हो गया। तो जानकी जी ने उसे प्यार से सहलाया और अपनी थाली में से एक रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में डाला। तो टाइगर भी अपनी उदासी भूलकर खुशी से उनके साथ खाने लगा। अब तो हर बार जानकी जी उसे अपनी थाली से ही खाना खिला देती और वह बड़े शौक से उनके साथ बैठकर खाना खाता। जानकी जी का किसी से बात करने का दिल करता तो टाइगर से हंस बोल लेती। धीरे धीरे उन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। वे हर रोज़ सुबह शाम टाइगर को पार्क घुमाने ले जाती तो वहाँ आस पड़ोस वालों से भी जान पहचान हो गई। बच्चों के साथ हंसना बोलना उन्हें बहुत पसंद था। पड़ोस के सभी बच्चे उन्हें दादी दादी कहकर पुकारते तो उन्हें भी अच्छा लगा। अक्सर बच्चे उनके घर पर आ जाते। वो कभी लूडो कैमरा खेलते तो कभी दादी की कहानियाँ सुनते। कभी जानकी जी काम में व्यस्त होती तो बच्चे टाइगर के साथ खेलने लगते। जानकी जी जो मिठाई अपने पोता पोती के लिए लाई थी वही उन बच्चों को देती थी। सभी बच्चे चाव से खाते। इन सब बातों में दिन कब निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला। एक रात जब वे बिस्तर पर सोने गई तो उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। काफ़ी देर हो गई लेकिन वह बच्चा रोता ही जा रहा था। वह बाहर निकली तो देखा कि बच्चे की मम्मी पापा घर के आंगन में उसे लेकर घूम रहे थे और बहला बहला कर चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बच्चा किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रहा था। वे दोनों बहुत परेशान हो गए। देखिए ना अम्मा जी, जाने क्या हुआ है, बस रोता ही जा रहा है, बच्चे की माँ ने जानकी जी से कहा। तो जानकी जी उसे तुरंत अंदर ले आई और उसकी नाभि और पेट पर हींग लगाने लगी। थोड़ी ही देर में बच्चा बिल्कुल चुप हो गया और जानकी जी उसके साथ उसकी भाषा में बोलने लगी तो वह खिलखिलाकर हंसने लगा। बच्चे की मम्मी पापा यह देखकर हैरान रह गए। अरे अम्मा जी, आप तो कमाल की जादूगर हैं, आपके हाथों में तो जादू है। आपके हाथों में आते ही बच्चा हंसने लगा। कहते हुए वे दोनों तो जानकी जी का धन्यवाद करते नहीं थक रहे थे। अरे बहू, छोटे बच्चों को कभी कभी गैस बन जाती है जिस कारण वह रोने लगते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि ना जाने हमारे बच्चे को क्या हो गया। अब तुम जाकर आराम से सो जाओ, यह परेशान नहीं करेगा। कहते हुए जानकी जी भी अंदर चली गई। सोचने लगी कि बेटा बहू को गए बहुत दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक ना वो आए ना ही उन्होंने फ़ोन करना उचित समझा, यह पूछने के लिए कि वह लोग कैसे हैं और कब आने वाले हैं। जानकी जी ने अपने बेटे प्रकाश को फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन लग ही नहीं रहा था। ना जाने बच्चे कब आएंगे, मुझे तो कुछ दिन कह कर गए हैं। सोचते हुए जानकी जी बिस्तर पर जाकर लेट गए। एक सुबह जब जानकी जी टाइगर को पार्क लेकर गई थी वहीं सुधा की सहेली मंजू भी पार्क में आई हुई थी। टाइगर के साथ किसी अनजान बूढ़ी औरत को देखकर वो हैरान हुई तो किसी पड़ोसन ने उसे बताया कि ये सुधा की सासू माँ हैं जो गांव से आई हैं। तो मंजू उनसे मिलने आ गई। प्रणाम आंटी जी, सुधा की सहेली हूँ, यहीं पास में रहती हूँ, मंजू ने कहा। तो जानकी जी ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया। तो मंजू बोली, यह आपने बहुत अच्छा किया आंटी जी जो यहाँ आ गई, नहीं तो मेरी सहेली सुधा को विदेश घूमने का सपना तो सपना ही रह जाता। तो जानकी जी हैरानी से बोली, मैं कुछ समझी नहीं बेटा। फिर मंजू ने कहा, अच्छा वह सब छोड़िए आंटी जी, यह बताइए वे लोग यहाँ वापस किस दिन आ रहे हैं? यह तो मुझे मालूम नहीं बेटी, मुझे तो उन्होंने बताया था कि 10 दिन के भीतर आ जाएंगे लेकिन 2 सप्ताह होने को आए हैं। तो मंजू ने कहा, नहीं आंटी जी, मुझे तो सुधा ने बताया था कि कम से कम 1 महीने लग जाएंगे। तो जानकी जी हैरानी से बोली, 1 महीना? लेकिन मुझे तो उन्होंने कहा था कि जल्दी आ जाएंगे। नहीं आंटी जी, आपको कोई गलत फहमी है। अच्छा मैं चलती हूँ। इतना कहकर मंजू तो वहाँ से चली गई। लेकिन जानकी जी सोच विचार में पड़ गई। टाइगर को लेकर वह घर वापस लौटी। तभी देखा कि मोहल्ले में शोर शराबा हो रहा है। वे जल्दी से वहां गई और कारण पूछने पे पता चला कि उसी मोहल्ले में रहने वाले रामदीन के घर में चोरी हो गई है। अगले हफ्ते उनके बेटी की शादी है और सारे गहने चोर चुरा ले गया। यह सुनकर जानकी जी को बहुत दुख हुआ। परिवार के लोग बेचारे कितने परेशान होंगे।
इतनी सोच में डूबी जानकी जी टाइगर को लेकर अपने घर वापस आ गई। वह घर पहुंची तभी फ़ोन की बेल बजी। जानकी जी ने फ़ोन उठाया तो उनके बेटे प्रकाश की आवाज़ थी। प्रणाम माँ, सब कुछ ठीक तो है ना? वहाँ टाइगर आपको ज़्यादा तंग तो नहीं करता? जानकी जी बोली, हाँ बेटा, वैसे तो सब कुछ ठीक है। हम दोनों एक दूसरे का खूब अच्छे से ध्यान रखते हैं। टाइगर तो दिन भर पूरे घर में उछल कूद करता है, लेकिन तुमने बहुत दिन लगा दिए वापस आने में। तो प्रकाश ने कहा, माँ, ऑफिस का काम कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए कुछ दिन और लग जाएंगे, आप वहाँ संभाल लेना। कहते हुए प्रकाश ने फ़ोन रख दिया। पीछे से सुधा ने कहा, तुम्हारी माँ के पास सब ठीक तो है ना? सुधा, सब ठीक है, तुम्हारा घर भी सही सलामत है और टाइगर भी। तो सुधा खुशी से बोली, देखो माँ जी को गांव से बुलाने का मेरा आइडिया काम कर गया। एक पंथ दो काज हो गए, टाइगर को भी केयर टेकर मिल गया और हमारे मकान मालिक की रखवाली भी हो गई। अब हम निश्चिंत होकर कुछ दिन और यहाँ आराम से घूम सकते हैं। हाँ सुधा, आइडिया तो तुमने बिल्कुल ही सही दिया था, नहीं तो घर की सिक्योरिटी का खर्च और टाइगर का डाक केयर सेंटर में रखने का खर्च कुल मिलाकर 1 लाख रुपए हो जाता। प्रकाश ने कहा। फिर सुधा बोली, अब मेरी एक बात और मान लो, अपनी माँ से कहो कि बाबूजी के बीमे की रकम हमारे हाथ में रख दें। वैसे भी उन्हें उन पैसों का क्या करना है, हर महीने बाबूजी की पेंशन आती तो है, इससे ज़्यादा पैसे वह क्या करेंगी। अरे सुधा, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी इसी बारे में सोच ही रहा था। लेकिन प्रकाश, तुम्हारी माँ पैसे तो दे देंगी? सुधा ने पूछा। तो प्रकाश बोला, अरे क्यों नहीं देंगी, मैं कह दूंगा कि मुझे ज़रूरत है, और फिर मेरे प्रमोशन की बात हमने उन्हें बताई ही कहाँ है। उन्हें तो बस इतना पता है कि हम ऑफिस के काम से विदेश आए हैं, घूमने फिरने नहीं यहाँ। प्रकाश को लग रहा था कि उसने फ़ोन काट दिया, जबकि फ़ोन अब भी चल रहा था और प्रकाश और सुधा की सारी बातें जानकी जी सुन रही थी। बेटे और बहू के विचार जानकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उनकी औलाद भी इतना नीचे गिर सकती है, केवल अपने स्वार्थ के लिए। फिर खुद से ही बोल उठी, इस कलयुग में लालच और स्वार्थ माँ की ममता और प्रेम पर भारी पड़ने लगा। लेकिन मेरा प्रकाश तो कभी ऐसा नहीं था। सोचते सोचते उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। तभी उन्हें बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया और एम्बुलेंस की आवाज़ आने लगी। लेकिन उनके मन में विचार की हलचल इतनी ज़्यादा थी कि वह बाहर की हलचल और शोर का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। काफ़ी देर बाद यूं ही गुमसुम सी बैठी हुई आंसू बहाती रही। न भूख लगी न प्यास। प्रकाश के बचपन से लेकर आज तक की सारी यादें उनके दिमाग में घूमती जा रही थी। फिर अचानक उनका ध्यान टाइगर की ओर गया तो भूख के कारण पूँछ हिलाता हुआ उनके इर्द गिर्द घूम रहा था। जल्दी से जानकी जी ने अपने आंसू पोंछे और टाइगर के लिए खाना ले आई। लेकिन टाइगर हमेशा जानकी जी के खाने के बाद ही खाना खाता था, इसलिए न चाहते हुए भी जानकी जी को भोजन के 2 निवाले खाने पड़े। शाम के समय जब जानकी जी बाहर निकली तो पता चला रामदीन, जिसके घर में चोरी हुई थी, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। यह सुनकर जानकी जी हैरानी का ठिकाना ना रहा। अगले दिन जब रामदीन अस्पताल से घर वापस लौटे तो जानकी जी उनसे मिलने गई और समझाने लगी, देखो भाई, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोचे। तो रामदीन बोला, नहीं बहन जी, आप नहीं जानती कि मैं किन दुख से गुजर रहा हूँ। दिन भर मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे घर में लेकर आता हूँ तो खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता। बड़ी मुश्किल से बिटिया की शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करके गहने बनवाए थे, लेकिन भगवान से यहाँ खुशी भी देखी नहीं गई। हमारी बेटी की शादी अब कैसे होगी, समझ नहीं आता। कहते हुए रामदीन फूट फूट कर रो पड़ा। रामदीन की हालत देख जानकी जी को दया आ गई। आप चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा, जानकी जी ने कहा। एक बेटी के पिता की लाचारी देखकर जानकी जी से रहा ना गया और अगले दिन ही अपने गांव में फ़ोन किया। पड़ोसियों से लाखों रुपए भेजने को कहा। यह भी कहा कि गांव आने के बाद वो पैसे लौटा देंगी। अब जानकी जी की बात गांव में भला कौन टाल सकता था। अगले दिन ही पैसे उनके पास पहुंच जाते हैं। पैसे लेकर जानकी जी रामदीन के घर गई और सारे पैसे उनके हाथ में थमा दिया।
यह देखकर रामदीन बोला, अरे यह क्या है, खोल कर देखो तो। पैसे देखकर वो चौंक गया और बोला, इतने सारे पैसे। तो जानकी जी ने कहा, अब तो तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी ना। फिर रामदीन बोला, अरे नहीं नहीं, यह पैसे मैं नहीं ले सकता। अरे यह सिर्फ आपकी ही बेटी नहीं है, हमारी भी बेटी है। आप मना करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अपनी बड़ी बहन समझकर ही रख लीजिए। जानकी जी ने कहा तो रामदीन की आंखें भर गई। आपका यह एहसान हम लोग कैसे चुका पाएंगे। तो जानकी जी ने कहा, अरे एक इंसान होने के नाते हमारा फ़र्ज बनता है दूसरे इंसान की मदद करना, इसमें कोई एहसान नहीं है। आसपास के सभी लोगों ने जानकी जी के इस कदम की खूब तारीफ़ की और उनकी देखा देखी बाकी के पड़ोस वालों ने भी रामदीन की मदद की और विवाह खूब अच्छे से संपन्न हुआ। अभी जानकी जी घर आकर बैठी ही थी कि उनकी बहू सुधा का फ़ोन आ गया। माँ जी, हम कल दोपहर तक पहुँच जाएंगे, खाना बनाकर रखिएगा। घर की पूरी अच्छे से साफ़ सफाई करके रखना। मुझे घर बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसे मैं छोड़कर गई थी, बहू जानकी ने कहा और फ़ोन रख दिया। अगली सुबह जानकी जी कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई। आज उनके पति की बरसी थी, इसलिए मंदिर जाने के लिए वह सुबह सवेरे नहा धोकर तैयार हो गई। भगवान को भोग लगाने के लिए रसोई घर में जाकर हलवा पूड़ी बनाने लगी और कुछ खाना उन्होंने गरीबों को बांटने के लिए बनाया। टाइगर को घर में ही छोड़कर वह मंदिर गई। मंदिर जाकर भगवान को माथा टेका, भोग लगाया और पति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मंदिर से बाहर आई तो सभी गरीब लोगों को भोजन बांटने लगी। तभी उनकी नज़र वहीं बैठी एक वृद्ध महिला पर पड़ी। जैसे कि वह खाना देने के लिए उसके पास जाने लगी, तभी उसने अपना चेहरा साड़ी के पल्लू से छुपा लिया। कद काठी में वे महिला उन्हें जानी पहचानी सी लगी। जैसे ही जानकी जी प्रसाद देने लगी तो उनकी नज़र उस महिला के हाथ पर पड़ी जिस पर लिखा था संतोष देवी। देखते हुए जानकी जी का कलेजा धक से रह गया। संतोष, तुम मेरी सहेली संतोष ही तो हो ना। कहते हुए उन्होंने पल्लू हटाया तो आंसुओं से भरी आंखें लिए संतोष जी उनसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। यह सब कैसे हो गया? संतोष, तुम तो अपने बेटों के साथ बहुत खुशी से गांव छोड़कर उनके साथ शहर आई थी और बहुत आराम से रह रही थी। तो संतोष जी रोते हुए बोले, क्या बताऊं जानकी देवी, दोनों बेटों की बड़ी शहर में अच्छी नौकरी लग गई थी। हम स्वयं को धन्य समझने लगे थे। फिर दोनों बेटों और बहू हमें अपने साथ यहाँ ले आए। हम लोग भी उनके साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। 3 महीने बड़े बेटे के घर पर रहते और 3 महीने छोटे बेटे के घर पर। कुछ ही महीने पहले पति का देहांत हो गया तो बेटों ने गांव वाला मकान बेचने की जिद पकड़ ली। सब गांव वालों ने मुझे इतना रोका था कि मैं जीते जी अपने हाथ काट कर अपने बच्चों को ना दे, लेकिन मैं ही नहीं मानी। सोचा था कि जब बुढ़ापा बच्चे के साथ ही गुजारना है तो बच्चों की बात मानने में क्या हर्ज है। लेकिन अपना हिस्सा लेने के बाद बड़ा बेटा तो अपनी बीबी बच्चों के साथ विदेश चला गया तो छोटे बेटे बहू ने भी अब मेरी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। मेरे एक गलत फैसले का नतीजा यह हुआ कि इस उम्र में मैं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई हूँ। 2 बेटों के होते हुए भी मेरा अपना कोई नहीं है। सोच रही हूँ कि किसी वृद्धाश्रम चली जाऊँ। कहते हुए संतोष जी फूट फूट कर रो पड़ी। जानकी जी ने उनके आंसू पोंछे और कहा, अरे वृद्धाश्रम क्यों, तुम मेरे साथ चलो। जानकी जी अपनी सहेली को घर ले आई। संतोष, मैं नाश्ता बनाती हूँ, तब तक तुम हाथ मुँह धोकर आ जाओ और यह लड्डू खाओ, मैंने अपने हाथों से बनाया है। बच्चों के लिए लेकर आई थी लेकिन उनके पास तो समय ही नहीं था लड्डू खाने के, विदेश जो जाना था। कहते हुए जानकी जी की आंखें भर आई और नाश्ता बनाने रसोई घर में चली गई। बातचीत करते हुए दोनों सहेलियों ने नाश्ता किया। फिर उसी समय दरवाजे की बेल बजी। जानकी जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने सुधा और प्रकाश खड़े थे। लेकिन अपने घर में किसी अजनबी को देखकर सुधा प्रश्नवाचक निगाहों से जानकी जी की ओर देखने लगी। तो जानकी जी बोली, बहू, यह मेरी सहेली है। बेचारी बहुत परेशान थी, दुखी थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ। जानकी जी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही सुधा चिल्ला पड़ी, हाँ हाँ,
हमने तो यहाँ धर्मशाला खोल रखी है जो किसी को भी घर के अंदर लेकर आ गई। और वैसे कितने दिनों से चल रहा है यह समाज सेवा। यह तुम क्या कर रही हो बहू? जानकी जी हैरानी से बोली। तो प्रकाश ने कहा, माँ ठीक तो कह रही हैं सुधा, यह हमारा घर है, कोई वृद्धा आश्रम नहीं। यह सुनकर जानकी जी हक्की बक्की खड़ी रह गई और फिर बोली, हाँ वैसे तो ठीक कहा तुमने, यह तुम्हारा घर है, क्योंकि मुझे तो तुम लोगों ने इस घर में इसलिए बुलाया था ताकि मैं तुम्हारी अनुपस्थिति में इस घर की और टाइगर की रखवाली कर सकूं। चौकीदार से ज़्यादा हैसियत कहाँ है मेरी। फिर भी किस हक से अपनी सहेली को यहाँ ले आई। अब जब इस घर के मालिक घर से वापस लौट चुके हैं तो इस चौकीदार का क्या काम। तुम्हारे घर में शायद हम जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है, लेकिन मेरे गांव में और गांव वालों के दिल में बहुत जगह है। शाम की ट्रेन से अपनी सहेली को लेकर अपने गांव वापस लौट जाऊंगी। कहते हुए जानकी जी की आंखों में आंसू धारा बहने लगी। गोलू और पिंकी दादी को आकर लिपट गए और रोते हुए बोले, नहीं दादी, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगी। बच्चों की मासूमियत भरी बातें सुनकर जानकी जी दोनों बच्चों को चूमते हुए बोली, अरे बेटा, मैंने तुम लोगों से मिल लिया, इतना ही बहुत है मेरे लिए। मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी के हर मोड़ पर माँ बाप ही होते हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों का भला चाहते हैं। हर मुसीबत में अपने बच्चों का साथ देते हैं। बदले में वह अपनी औलाद से किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करते। आँख मूंद कर अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं। इसलिए तुम दोनों अपने मम्मी पापा के विश्वास को बिल्कुल मत तोड़ना, क्योंकि जब विश्वास टूटता है ना तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। जानकी जी की बात सुनकर सुधा और प्रकाश को अपनी गलती का एहसास होने लगा। तभी जानकी जी अपनी बहू सुधा से बोली, ध्यान से देख लो बहू, हमारा घर बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम छोड़कर गई थी। फिर भी अगर इस काम वाली बाई से कोई कमी रह गई हो तो माफ़ कर देना। नहीं माँ जी, यह आप कैसी बातें कर रही हैं, सुधा ने कहा। तो जानकी जी बोली, मुझे सब मालूम पड़ गया है बहू कि अचानक मेरे लिए तुम्हारे मन में प्यार कैसे उमड़ आया जो मुझे यहाँ बुला लिया था। तो प्रकाश बोली, हाँ माँ, हमने बहुत सोचा था लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जानकी जी ने कहा, दुख तो मुझे यह सोचकर हो रहा है कि आज तक तुम अपने माँ के प्यार को समझ ही नहीं पाए। तुमने अपनी माँ की ममता के साथ ऐसा खिलवाड़ किया। अगर मुझे साफ साफ कह देते, क्या मैं तुम्हारी मदद के लिए ना आती? अरे मेरी तो जान हाजिर है तुम लोगों के लिए, फिर क्यों खिलवाड़ किया मेरी भावनाओं के साथ? और हाँ बेटा, तुम्हारे बाबूजी के बीमे के जिन पैसों पर तुम्हारी नज़र है, उन पैसों को हासिल करने के लिए कोई नया नाटक मत करना। जब मांगोगे तो मैं दे दूँगी। जानकी जी की यह बात सुनकर प्रकाश और सुधा शर्मिंदगी के कारण स्वयं को ज़मीन में गाड़ने जैसी स्थिति में पा रहे थे। बिना देर किए जानकी जी ने अपना बैग उठाया और अपनी सहेली के साथ घर से बाहर निकली तो प्रकाश और सुधा की आंखों में आंसू बह निकले। उसी समय साथ वाले घर में रहने वाली उनकी पड़ोसन भी आ गई और बोली, अरे माँ जी, आप जा रही हैं? आपके रहते हमें किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी। मेरे सास ससुर नहीं हैं, मुझे तो आप में ही ममता की मूरत दिखाई देती है। अब आप भी चली जाएंगी? सामने से आते रामदीन ने उन्हें देखा तो वह भी उनके पास चला आया और बोला, आपने हम पर जो उपकार किया है वह हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कहते हुए वह जानकी जी चरण छूने लगा तो जानकी जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं, मैंने कोई उपकार नहीं किया। मैं तो समझती हूँ कि आपने अपनी सेवा का मौका मुझे दिया। उसी समय गोलू और पिंकी के साथ मोहल्ले के सारे बच्चे भी इकट्ठे हो गए और सभी एक बार में बोले, दादी मत जाइए ना। सब लोगों का इतना प्यार देखकर जानकी जी की आंखों में आंसू भर आई। तभी सुधा और प्रकाश उनके सामने अपनी भरी आंखें लिए हुए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। प्रकाश बोला, माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए। मैं जानता हूँ हमने बहुत बड़ी गलती की है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन आप तो माँ हैं ना, जो अपनी औलाद की हर छोटी बड़ी गलतियों को माफ़ करती हैं। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। माँ, बस एक मौका दे दो अपनी सेवा करने का। तो सुधा बोली, माँ जी, हमें छोड़कर मत जाइए ना।
आप दोनों यहीं रहिए, मैं वादा करती हूँ हम लोग आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। तो जानकी जी ने कहा, मेरे बच्चों, तुमने अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन गाँव तो जाना ही होगा, वहाँ मेरा अपना घर है जहाँ रहकर मुझे सुकून मिलता है। हम दोनों बहनें वहाँ खुशी से अपना बाकी का जीवन बिता लेंगे। जानकी जी ने सभी बच्चों के सिर पर प्यार भरा हाथ फेरा, सब लोग को खूब आशीर्वाद दिया। जैसे ही वह ऑटो में बैठने लगी, तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई पीछे से उन्हें रोक रहा है। मुड़कर देखा तो टाइगर उनका पल्लू पकड़ा था। उसे देखते ही जानकी जी की आंखें भर आई। 1 महीने में उसका टाइगर के साथ इतना अच्छा लगाव हो गया था, लेकिन वह खुद को कमज़ोर पड़ने देना नहीं चाहती थी। इसलिए स्वयं को नियमित करके उन्होंने अपना पल्लू छुड़ाया और संतोष जी के साथ ऑटो में बैठ गई। तभी टाइगर भी उनके पास ऑटो में आकर बैठ गया। सब लोग टाइगर का उनके प्रति प्यार देखकर हैरान थे। जानकी जी ने उन्हें लाख मना करने की कोशिश की, लेकिन वह तो उनसे दूर जाने को तैयार ही नहीं था। उसका ऐसा व्यवहार देखकर जानकी जी उसे सहलाया और बोली, इंसान भले समझे न समझे, बेज़बान जानवर प्यार की भाषा बखूबी समझते हैं। अब टाइगर मेरे साथ ही रहेगा। कहते हुए जानकी जी ने ऑटो वाले को चलने को कहा और गांव के लिए निकल गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।